देख रहे हैं इंडिया डेली, आपके साथ मैं हूं किरण। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लेकर के इंदौर तक आयकर और ईडी छापों से बीते 3 से 4 दिन में हल्ला मचा हुआ है। भोपाल में इनकम टैक्स की बड़ी कार्रवाई के दौरान एक कार से 52 किलो सोना बरामद हुआ है, तो साथ ही 10 करोड़ कैश की बरामदगी भी हुई है। ये कार जंगल में लावारिस हालत में मिली है। अधिकारियों के मुताबिक किसी ने बैग में सोने को रख करके कार को लावारिस हालत में छोड़ दिया। शुरुआती जांच में मामले के तार आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के घर की गई छापेमारी से जुड़े रहे। बरामद किए गए सोने का मालिक कौन है, इस बारे में अभी तक जानकारी तो सामने नहीं आ पाई, लेकिन बरामद कार ग्वालियर की है और चंदन गौर के नाम से रजिस्टर्ड है। बताया यह जा रहा है कि चंदन गौर पूर्व परिवहन आरक्षक सौरभ शर्मा का करीबी है। सौरभ शर्मा के दफ्तर और आवास पर बुधवार को लोकायुक्त का छापा पड़ा था। आयकर विभाग ने इंदौर में बिल्डरों के 51 ठिकानों पर छापेमारी की थी और इनमें सबसे अधिक 49 ठिकाने भोपाल के शामिल थे। इनमें आईएएस, आईपीएस और राजनेताओं की पसंद वाले नीलबर, मेंडोरी और मेंडोरा जैसे इलाके शामिल थे। कई रिटायर्ड एवं मौजूदा अफसर मेंडोरी और मेंडारी में रहते हैं। आयकर ने इन्हीं कॉलोनियों के पास के जंगल से सोना बरामद किया है। तो वहीं इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई से यह साफ है कि मध्य प्रदेश में बिल्डरों, अफसरों और नेताओं की साठगांठ में भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। वहीं इस कार्रवाई के पीछे बीजेपी नेता दीपक जोशी का प्रधानमंत्री को की गई शिकायत का असर भी बताया जा रहा है। दरअसल दीपक जोशी ने भ्रष्टाचार को लेकर के पीएम मोदी को 21 पेज का लेटर लिखा था, जिसके बाद सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स की ओर से यह बड़ा एक्शन लिया गया है और जिसके बाद जंगलों से लावारिस कार से ये सोना और करोड़ों की कैश बरामद हो रही है। बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री दीपक जोशी का दो टूक ये भी कहना है कि नेताओं, अफसरों और बिल्डरों के गठजोड़ ने 500 करोड़ रुपए से अधिक का खेल किया है और वे लगातार इस मामले की शिकायत करते रहे हैं। दूसरी तरफ उनका कहना है कि उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार से भी इसकी शिकायत की, लेकिन कोई जवाब मुझ तक नहीं पहुंचाया गया। दीपक जोशी का यह भी कहना है कि बिल्डरों के ठिकानों पर जो आयकर विभाग ने जांच शुरू की है, उसमें 500 करोड़ रुपए तक का खेल सामने आ सकता है। और अब आपको बताएं कि देखिए, भोपाल से मिले सोने को लेकर के विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए करप्शन के आरोप लगाए हैं। तो वहीं डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने इसे भ्रष्टाचार पर एजेंसियों का एक्शन बताया। 3 दिन से यहाँ पे आईटी की रेड चल रही है। कल जंगल में जो सोना और जिस तरह से कैश मिला है करोड़ों का, पूरे गठजोड़ को आप कैसे देख रहे हैं? अफसर और नेता की गठजोड़ की बात सामने आ रही है। देखिए, आपको पता है इकबाल सिंह जी बेस शिवराज जी के खास थे और राजेश शर्मा इकबाल सिंह बेस के खास थे। वो किस प्रकार से बेनामी है, तो छोटे मोटी 52 किलो निकला है, लेकिन कई कुंटलों से अगर देखे जाए तो इन रियल एस्टेट के खेतों में जाओगे तो कई कुंटलों से सोना निकल जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि आईटी को छोटी मछली के साथ बड़ी मछलियों पे करना चाहिए। 2, 4, 10 करोड़ से फर्क नहीं पड़ता। जो हजार करोड़ की जिनने जमीनें ले ली बेनामी, कौन लोग है, वो भी होना चाहिए, उसकी जांच होना चाहिए। जिस तरह से एक अननोन व्हीकल, एक ग्वालियर की व्हीकल मिली है और उसमें जिस तरह से करोड़ों का कैश मिला है, सोना मिला है, लगभग 52 किलो का सोना है, क्या कहेंगे आप? ये इनकम टैक्स और ये जो हमारी एजेंसियां हैं जो मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है, उसकी बहुत बड़ी सफलता है। लेकिन इसमें जो ऑफिसर और नेताओं की गठजोड़ की बात आ रही, रिश्तों की बात सामने तो सब सामने आएगा। वो जब सामने आएगा तो उनको किसी प्रकार से सजा मिलने में यदि कोई कसर होगी तब कोई सवाल खड़ा हो सकता है। अभी तो पकड़ा गया है, इसकी सराहना होनी चाहिए। और चलिए, इसी पर ज्यादा चर्चा और बातचीत करने के लिए सीधे रुक कर लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी नेता दीपक जोशी जी जुड़ चुके हैं। मुक्ता पाठक, स्टेट हेड एमपी की, वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मुक्ता, आपका हम यहाँ पर रुक करेंगे। जिस तरह से ये एक बड़ा भ्रष्टाचार का, करप्शन का जो मुद्दा है वो सामने आया है, और देखिए कितना बड़ा खेल जो है वो भोपाल के अंदर में, मध्य प्रदेश के अंदर में जारी है। इसको लेकर के सीधे तौर पर मैं कांग्रेस नेता, प्रतिपक्ष, उनकी बात करूंगी। देखिए, यहां पर उन्होंने सीधे तौर पर, उमंग सिंघार ने कह दिया है कि छोटी मछली से क्या होगा, बड़ी मछली पर एक्शन होना चाहिए। पूरा मामला समझाते हुए उनके
वक्तव्यों का मायने भी बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए उन्होंने सीधा सीधा जो इशारा है पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनके जो चहेते जो अफसर थे, जो चीफ सेक्रेटरी यहाँ पे रहे, एक्स चीफ सेक्रेटरी इकबाल सिंह बैस की ओर इशारा किया है। और लगातार जो ये आईटी का छापा पिछले 3 दिनों से हम देख रहे हैं, जो राजेश शर्मा और अन्य लोगों के यहाँ, अन्य बिल्डर्स के यहाँ हो रहा है, उस पे जो उंगलियां है वो सीधे सीधे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और इकबाल सिंह बैस की ओर जा रही है। और ये जो लोकायुक्त का छापा कल पड़ा और ये जो आरक्षक के घर में भी करोड़ों का जो नोट मिला और बहुत सारी बेनामी संपत्ति का मिला, और जब उसके टॉयलेट को देखा गया तो वहां पे चांदी के बहुत सारे जो है वो उन्होंने छुपा के रखा था। और ये जो लावारिस जो कार पकड़ी गई है जिसमें जो 52 किलो सोना और इतना जो करोड़ों का जो पैसा जब्त हुआ, वो भी माना जा रहा है कि वो आरक्षक जो अभी मुश्किल से बहुत कम उनकी नौकरी हुई थी और उसके बाद जो है वो सबसे पॉश इलाके अरेरा कॉलोनी में इतने करोड़ों का मकान खरीदते हैं, उसके बाद वो जो है रियल एस्टेट का धंधा करने लगते हैं। तो करप्शन किस हिसाब से मध्य प्रदेश में, और देखिए कांग्रेस ये सवाल लगातार पूछ रही है कि एक तरफ जो है मध्य प्रदेश जो सरकार है लगातार कर्ज लेते जा रही है, हर महीने कर्ज ले रही है, और लेकिन जब आप छापा जब पड़ता है तो देखिए कितने करोड़ मिलते हैं, सोना मिलता है, इतनी बेनामी संपत्तियों के बारे में बात निकल के आती है। और पूरा का पूरा जो एक जो ये जाल है जो अफसर और नेताओं के बीच में, किस तरह से ये जो जमीनों का घोटाला हुआ है, किस तरह से जमीन। जी बिल्कुल, तो किस तरह से यहां पर साठगांठ के जरिए देखिए करप्शन का खेल जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर में जारी है। दीपक जी का यहां हम रुख करेंगे। दीपक जी, मध्य प्रदेश के अंदर में किस हद तक का ये करप्शन का खेल चल रहा है, हम आपसे समझना भी चाहेंगे, क्योंकि देखिए आप लगातार करप्शन को लेकर के आवाज बुलंद करते रहे हैं। प्रधानमंत्री को आपने 21 पन्नों की वो चिट्ठी भी लिखी और कहीं ना कहीं उसका भी एक असर माना जा रहा है। देखिए एक्स चीफ सेक्रेटरी उनका भी नाम सामने आना और वहीं कांग्रेस का ये आरोप लगाना, ये कहना कि देखिए कहीं ना कहीं बड़ी मछली के तौर पर निशाना जो वो साध रहे हैं वो है पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। देखिए इस चीज की शुरुआत हुई थी भोपाल में, एक वेस्टर्न बाईपास करके एक रिंग रोड बन रहा भोपाल को इंदौर सागर रोड को, इंदौर होशंगाबाद रोड को इंदौर से जोड़ने का। मैं भोपाल से ही पढ़ा लिखा हूँ, बचपन से भोपाल में रहा हूँ। मेरे कुछ मित्रों ने कहा कि इस रोड के बनने से भोपाल का बड़ा तालाब खत्म हो जाएगा। मैंने पूछा कैसे खत्म हो जाएगा? उनका कहना कि भोपाल के बड़ा तालाब का कैचमेंट एरिया की जो मुख्य नदी है कोलांस और उलझावन, दोनों नदियां खत्म हो जाएगी। केरवा और बदबदा और कोलार जैसे डैम खत्म हो जाएंगे और भोपाल का तालाब तो इसमें खत्म ही हो जाएगा। क्योंकि ये जो रोड है बिल्किसगंज झगड़िया तक तो सही आ रहा, लेकिन उसको मोड़कर फंदा कला भेज दिया गया। इसके कारण से ये 12 किलोमीटर की जो जद है, उस जद के अंदर ये बड़ा तालाब का पूरा सीपेज और नदियों के आने जाने का रास्ता सब पूरा इससे खत्म हो जाएगा और बड़ा तालाब खत्म हो जाएगा 20-25 साल के अंदर। और मुझे भी लगा कि 1100 साल पहले जिस वाटर बॉडी को राजा भोज ने बनाया था, और कहा जाता है कि ये भोजपुर मंदिर तक थी, मंडीदीप वाकई में द्वीप था, इतना बड़ा तालाब आज हम अपने कंक्रीट के जंगलों से भोपाल को और शहरों को और होशंगाबाद रोड सबको आबाद करके इस तालाब को खत्म कर चुके। लेकिन एक बहुत बड़ी जो वैश्विक धरोहर हम कह सकते हैं कि इतना बड़ा तालाब खत्म होता, तो हमने उस समय तात्कालिक उस समय हमने प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को, भूतल परिवहन मंत्री जी को, इनको सबको चिट्ठियां लिखी थी। कुछ समय पहले 3-1 महीने पहले माननीय प्रधानमंत्री जी के ऑफिस से एक लेटर मध्य प्रदेश सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग को आया था और उसमें मेरा नाम मेंशन करके कहा गया था कि उन्होंने जमीनों की खरीद फरोख्त को लेकर आरोप लगाया है, इसकी जांच के लिए कमेटी बनाई जाए और इसका बिंदुवार जांच की जाए। जब ये कमेटी बनी और कहीं ना कहीं जांच आई तो इसमें लगता है सरकार का ये जो अंग है, इसमें सीबीआई और ईडी को हमने चिट्ठी लिखी थी, उन्होंने कहीं ना कहीं इस लेटर को फॉरवर्ड किया और उस फॉरवर्डिंग के परिणाम है। मैं इसलिए कह सकता हूँ कि राजेश शर्मा जिनका नाम इसमें आया है, वो राजेश शर्मा का एक एफिडेविट आज बाजार में घूम रहा है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि तहसीलदार, पटवारी, एसडीएम, कलेक्टर, कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी, सारा काम मैं कर दूंगा आपका, मुझे 20 प्लाट आपके चाहिए। एक बिल्डर से वो ये शर्त इकरारनामा। दीपक जी थोड़ा सा हम समझना चाहें, राकेश शर्मा और सौरभ शर्मा। राकेश शर्मा जो आए हैं उनके बारे में मैं कह रहा हूँ जी। सौरभ शर्मा अलग है। सौरभ शर्मा का वो ट्रांसपोर्ट में कहीं किसी पद पे पदस्थ थे, परिवार में, लेकिन ये जो
इसके साथ साथ जो एक हमारे पूर्व चीफ सेक्रेटरी जी का नाम जुड़ा है कि वो सारा लेन देन उनके माध्यम से होता था। क्योंकि ये जो पूरा इलाका है रातीवर नीलमेढ़ का, आज आप जाके अगर वाकई में सर्वे करा ले, क्योंकि आज की तारीख में सौदे बेनामी होते हैं, जिसके नाम है जमीन उसी के नाम रहेगी, पावर लिखवा लिया जाएगा, कब्जा ले लिया जाएगा और जमीन उसी के नाम दिखेगी। ये सब जमीनों के भाव बढ़ाने के लिए आपको पता है कि ये वेस्टर्न साइड की आज भी कलेक्ट्रेट रेट बहुत कम है, ताकि ब्लैक मनी को वाइट करने का आसानी से सिस्टम डेवलप कर लिया जाए और जमीनें खरीद दी जाए। और बड़े पैमाने पे, व्यापक पैमाने पे इन्हीं लोगों ने, खास करके इसमें शिकार में मैंने कंसल्टेंट लक्ष्मीकांत मालवी का नाम भी लिखा था। इन कंसल्टेंट साहब ने और शर्मा जी ने, दोनों ने मिलकर इस पूरे इलाके की जमीन को बड़े अधिकारियों को दिलवाया, बड़े नेताओं को दिलाया, बड़े लोगों को, रसूखदार लोगों को दिलवाया, जिन्होंने जमीन सिर्फ इसलिए ली कि ये तालाब खत्म होगा और तालाब खत्म होने के साथ साथ हम अपनी कॉलोनियां डेवलप करेंगे, अपने पैसे को 4 गुना, 6 गुना, 8 गुना करेंगे। मुझे जब ये लगा तो मुझे इसलिए कांग्रेस तो अपनी जगह लगाने का काम लगे। जो जानकारी है कि मुख्यमंत्री को भी आपने चिट्ठी लिखी थी, मुख्यमंत्री को भी आपने चिट्ठी लिखी थी, वहां से कोई जवाब नहीं आया। मुख्यमंत्री जी के विभाग से जवाब नहीं आया, लेकिन हमें जहां पता चला था कि जो हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, उन्होंने इस फाइल को बुला के इसको पेंडिंग कर दिया था। ये बात मुझे पता चली, क्योंकि उसके बाद इसके काम की जो शिथिलता थी वो कहीं ना कहीं प्रकट कर रही थी कि मुख्यमंत्री जी ने इसमें असहमति जाहिर कर दी थी। लेकिन सिस्टम अपना जगह काम करता है, उस हिसाब से काम हो रहा है। लेकिन आज मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो आप बात कही, तो मैं तो ये कह सकता हूँ कि कितना बड़ी बात है कि मेरे जैसे साधारण व्यक्ति की चिट्ठी पे प्रधानमंत्री सचिवालय इतना बड़ा एक्शन लेता है, और एक्शन लेने के बाद कुछ लोग तो हो ही गए क्लियर कि उनका नाम है, लेकिन आने वाले कल में जिस प्रकार से सोना और कैश पकड़ा रहा है, तो निश्चित रूप से भोपाल के सभी लोग एक्सपोज होंगे। और एक्सपोज होने के साथ जो एक संगठन बना था भूमाफियों का, जिसमें मैं स्वीकार करता हूँ कि राजनेता भी सम्मिलित है, पेपर हाउस सम्मिलित है, कुछ IAS अधिकारी सम्मिलित है, उन सबका गठजोड़ निश्चित रूप से उजागर होगा। हमारा तालाब जो भोपाल की वैश्विक धरोहर है, उसकी पहचान बनाए रखने का जो एक संकल्प हमारे कुछ मित्रों ने लिया था, उसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। हमको इस कार्रवाई से कहीं ना कहीं संतुष्टि है। आने वाले समय में यदि इसको लेकर और भी आगे जाना पड़ा तो हम निश्चित रूप से जाएंगे। आपका सहयोग हमको मिल रहा है, इसके लिए मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जी दीपक जी, जिस तरह से लगातार, जिस तरह से मुक्ता जी ने भी यहाँ पर बताया कि देखिए किस तरह से अफसर और राजनेताओं की ये साठगांठ है और इसी से जो है ये पूरा करप्शन का खेल चल रहा है। अगर ये देखा जाए, क्योंकि जिस जिस जगह पर रेड पड़ी, मतलब सोचिए तकरीबन आपको 50 से 51 जगह जहां पर ये रेड हुई और उसमें से 49 जो है वो बिल्डरों के ठिकाना, खासतौर से भोपाल जो है वो गढ़ है इसका। मैंने पहले भी कहा कि भोपाल के वो हिस्सा जो सबसे ग्रीनरी वाला हिस्सा है, जहां पर हम तो कह सकते हैं कि पहला मेट्रो सिटी है मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का, जहां शहर देखने में मिलता है लोगों को। हम बाकी जगह तो बहुत दूर दूर जाना पड़ता है, लेकिन लोगों को यही शहर के दर्शन हो जाते हैं। इतना अच्छा हमारा माहौल है, इतना पर्यावरण से, जंगलों से हम अच्छा अपने इस शहर को जानते हैं। लेकिन आने वाले कल में इस शहर को हम कंक्रीट के जंगल के रूप में स्थापित कर दे, महज कुछ लोगों को अपनी सत्ता बचाना है या अपने आप को एक धनाढ़ रूप में स्थापित करने का प्रयास, ये प्रयास निश्चित रूप से ठीक नहीं था। और मेरे को लगता है प्रधानमंत्री जी के एक्शन के बाद निश्चित रूप से किस नेता की तरफ है, किनको अपनी सत्ता, एक्शन होगी, अपने सत्ता को बचाना है, इशारा किस तरफ है सर? नहीं, अधिकारियों को मैं कह रहा हूँ, मैं सत्ता को बचाने का मूल उद्देश्य में अधिकारियों को कह रहा हूँ जी। अधिकारियों ने जिस प्रकार से इस योजना को बनाया, क्योंकि पहले तो योजना बननी नहीं थी। अभी हमारा ईस्टर्न बाईपास इतना ओवरलोडेड नहीं हुआ कि वेस्टर्न बाईपास की जरूरत है। अगर जरूरत भी है तो उसको बिल्किसगंज झाझड़िया से आप मोड़ते क्यों भंडा कला की तरफ? उसी से बिल्किसगंज झाझड़िया ले जाएंगे ना, से शिवर की तरफ। ये 12 किलोमीटर की आपने जो किया, इसमें एक तो 3,000 करोड़ का खर्चा है, 800 करोड़ रुपए आप बेकार में लगा रहे हो। इन्हीं अधिकारियों ने पहले BITS बनाया, 400 करोड़ का 50 करोड़ उसको तोड़ने में लगाए। क्या हम इस प्रकार की योजना बनाएंगे और जिससे देश प्रदेश की जनता की गाड़ी कमाई को इस प्रकार से खैरात के कामों में लगा देंगे? खैरात के काम नहीं हो तो क्या हुआ? पर्यावरण को दूषित करने का पूरा विश्व आज पर्यावरण को लेकर चिंतित है। नए कितने प्रकार के 900 प्रकार के पक्षी आते हैं प्रवासी, वो पक्षी इस चीज से दूर हो जाएंगे। इस तालाब का पानी भोपाल के लोग पीते थे, पूरा भोपाल पीता था। आज भी भोपाल का बहुत बड़ा हिस्सा इस तालाब के पानी को पीता है। क्या हम इस चीज को इतना बड़ा खिलवाड़ करके छोड़ देंगे? सिर्फ कुछ अधिकारियों की अपने आप को सेव करने के लिए या अपने आने वाली पीढ़ी को? आपने जिक्र 500 करोड़ का किया है,
आपने जिक्र 500 करोड़ का किया है कि लगभग इतने का तो है घोटाला, ये करप्शन। मैंने कहा ना आपको कि ये जो जमीन है, जमीन की एक वर्बल, हमने जो गांव का इंस्पेक्शन किया, लोगों से बातचीत की, उसमें 500 करोड़ से ऊपर की जमीन आज की तारीख में कोड़ियों के दाम खरीदी गई है। जब इसकी जांच होगी जांच एजेंसियों के माध्यम से, तो निश्चित रूप से वो नाम भी एक्सपोज होंगे, और नहीं होंगे तो हम जनता के माध्यम से इस नाम को एक्सपोज करने का पूरा प्रयत्न अपनी तरफ से करेंगे। जी मुक्ता जी, आपके पास हम आएंगे। मुक्ता जी, हम जैसे जानना चाह रहे हैं कि अभी तक तो इस बारे में जानकारी नहीं कि आखिरकार वो जो संपत्ति प्राप्त हुई, यानी कि 52 किलो सोना और यहाँ पर आपको तकरीबन 9 से 10 करोड़ जो है कैश, उसकी बरामदगी हुई है, वो किसका है। लेकिन अब तक जो तार जुड़ रहे हैं, क्योंकि गाड़ी से देखे, गाड़ी के मालिक का पता चला जिसके नाम पर वो रजिस्टर्ड है, और उसका करीबी सौरभ शर्मा का वो करीबी माना जाता है, ये तार लगातार जुड़े। लेकिन अभी तक इसको लेकर की चीजें क्या क्लियर हो पाई हैं? क्या कुछ कहा जा रहा है? नहीं, बिल्कुल अभी क्लियर नहीं है, लेकिन बिल्कुल आपने सही कहा, तार जो है सौरभ शर्मा से ही जुड़े हैं। सौरभ शर्मा के कल लोकायुक्त का छापा पड़ा था, उनके यहाँ पे भी लगभग 2.5 करोड़ कैश मिला था, ज्वेलरी मिला था, और जैसे मैंने बताया उन्होंने छिपाया हुआ था कई किलो जो है चांदी, उन्होंने छिपाई हुई थी। एक अंडरग्राउंड सा एक कुछ बना के जब वहां पे लोकायुक्त के जो अफसर वगैरह गए, उन्होंने जब उसको थोड़ा देखा तो लगा कि यहाँ पे कुछ है, तब देखा, चांदी के कई किलो चांदी मिला। और ये जो कल देर रात बरामद हुआ है, ये बताया जा रहा है कि कोई मुखबिर ने बताया था, क्योंकि आप ये सोचिए एक जंगल में एक अनजान कार पड़ी हुई है, वहां तक कैसे लोग पहुंच गए, पूरे के पूरे लोग पहुंच गए कि उनको पता चला कि इसमें सोना था। मुक्ता, जल्दी से जानकारी दी जाए, जांच की आंच और कहां तक पहुंच सकती है, अपर लेवल पर कहां तक जा सकती है? देखिए, जो जांच अभी जो आ रही है, देखिए पूरा का पूरा जो है ये सौरभ शर्मा का तो वहां लोकायुक्त छापा पड़ा ही, और ये जो आईटी की रेट जो चल रही है, जो बिल्डर्स का है, उसमें जो है ये अफसरों के जो नाम है लगातार आ रहे हैं। पूर्व मुख्य सचिव जो है वो सीएस जो है इकबाल सिंह बैस, उनका नाम आ रहा है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए, और जिस तरह से आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज उठाई और पत्र लिखा, देखिए उसके आधार पर इतनी बड़ी कार्रवाई हो रही है। तो वहीं मुक्ता, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात हम लोकसभा के शीतकालीन सत्र की करेंगे, जो कि हंगामे के साथ अनिश्चितकालीन समय के लिए खत्म हो गया है। लेकिन संविधान दिवस पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह के बाबा साहेब अंबेडकर को लेकर के दिए बयान पर जमकर हंगामा हुआ, और ये हंगामा इतना बढ़ गया कि सदन में धक्का मुक्की की नौबत आ गई। धक्का मुक्की के दौरान ओडिशा के बालासोर से सांसद प्रताप सारंगी चोटिल हो गए। सारंगी ने आरोप लगाया कि राहुल ने एक सांसद को जो है वो धक्का दिया है, जो उनके ऊपर गिरा। सारंगी जब मीडिया के सामने आए तब उनके सिर से खून निकल रहा था। सारंगी के अलावा फर्रुखाबाद से भाजपा सांसद मुकेश राजपूत को भी चोट आई है। इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। वैसे बीते 10 सालों में राहुल गांधी के खिलाफ 20 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। 2019 में राहुल गांधी के खिलाफ लगभग 5 मामले दर्ज हुए, तो 2024 में राहुल गांधी के खिलाफ 4 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि पहला केस 2014 में महाराष्ट्र के भिवंडी में दर्ज किया गया था। इसी साल सूरत के मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने राहुल गांधी को मोदी सरनेम मानहानि केस में 2 साल की सजा भी सुनाई थी, जिसके बाद उनकी संसद सदस्यता रद्द हो गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को पलटते हुए उन्हें राहत दी थी। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी के खिलाफ बार बार एफआईआर कराकर चक्रव्यूह में फंसाया जा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी लोकसभा में प्रतिपक्ष नेता हैं। कई मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ जाता है, लेकिन क्या ऐसे में मामलों में एफआईआर करना जायज है? क्योंकि विपक्षी सांसद होने के नाते राहुल गांधी को भी अपनी आवाज उठाने का हक है, और ऐसे में सत्ता पक्ष को ऐसे मामलों से बचना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे मामलों में शिकायतें दर्ज कराना लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। तो वहीं राहुल गांधी को भी ऐसे अनावश्यक बयानों से बचना चाहिए जो बिना मतलब के विवाद पैदा करते हैं। राहुल गांधी बार बार कई मंचों पर वीर सावरकर का अपमान करते हैं, जिससे बीजेपी राहुल गांधी को बार बार घेरती है, क्योंकि जब बीजेपी पूर्व पीएम नेहरू को लेकर के सवाल उठाती है तो कांग्रेस इसे नेहरू का अपमान बताती है। जैसे नेहरू का अपमान होता है तो वैसे ही वीर सावरकर पर भी बीजेपी के लिए वो महानायक है। और इतना ही नहीं, सावरकर के मुद्दे पर कांग्रेस की सहयोगी पार्टी शिवसेना उद्धव गुट ने भी कई बार ऐतराज जताया है। नेहरू और वीर सावरकर का एक अलग अलग स्थान है, इसलिए सभी पार्टियों को पुराने विवादों से बचना चाहिए।
बल्कि देश हित और देश विकास